जॉन मिल्टन। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा देख लेंगे जॉन मिल्टन की थोड़ी सी बायोग्राफी। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब होती है तो 8 नवंबर 1674 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। आपको बीच बीच में क्वेश्चन मिलते रहेंगे बायोग्राफी से रिलेटेड, तो वहीं पर हम लोग आगे सब इनका डिटेल देख लेंगे। तो आइए हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। मार्लो डॉक्टर फास्टस लिखते हैं, शेक्सपियर विंटर्स टेल लिखते हैं, रिचर्ड्स शेरिडन द राइवल्स लिखते हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ द स्कूल फॉर शेरिडन, ये उनके द्वारा लिखा गया वर्क नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं इसको किसने लिखा है। द स्कूल फॉर स्कैंडल इज अ कॉमेडी of manner written by Richard Beardsley Sheridan. It was first performed in London Drury Lane Theatre on 8 मई 1777। ठीक है, ये कब आता है तो 8 मई 1777 को पहली बार परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पर, ड्यूरी लेन थिएटर में, और कहाँ पर, लंदन में। ठीक है, देखते हैं। डॉक्टर फास्टस इज एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये क्या है तो ये ट्रेजेडी है। कभी कभी जेनर भी पूछ लेता है कि वर्क क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, या सोनेट है, या एलजी है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कहीं एक पेन और कॉपी लेकर के नोट करते रहिएगा कि ये क्या है। तो ये कॉमेडी जो डॉक्टर फास्टस, ये ट्रेजेडी है। The Winter's Tale is a play by William Shakespeare, originally printed in फर्स्ट फोलियो 1623। तो शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो कब आता है तो 1623 में आता है। द राइवल्स इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स बाय रिचर्ड्स बिर्डस्ले शेरिडन इन 5 एक्ट्स। तो ये कितने एक्ट में लिखी गई है, 5 एक्ट में लिखी गई है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि वर्क कितने एक्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी। तो इनमें से कौन सा रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है। हैमलेट है, ये हैमलेट किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर में। द डचेस ऑफ माल्फी, ये भी है, तो इसको किसने लिखा है तो इसको अपने जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया है ये वर्क। ठीक है, गोरबटक नॉर्टन एंड सैकविल ने लिखा था, ये पहली ट्रेजेडी मानी जाती है। ठीक है, यही हिस्ट्री में पहली ट्रेजेडी मानी जाती है। वॉलपोल, ये वॉलपोल ट्रेजेडी नहीं है, तो इसको किसने लिखा है तो इसको बेन जॉनसन ने लिखा है। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर है। आइए देखते हैं। वॉलपोल इन फुल, वॉलपोल और द फॉक्स इज अ कॉमेडी इन 5 एक्ट्स। कितने एक्ट में है तो 5 एक्ट में लिखी है। बेन जॉनसन परफॉर्म्ड अबाउट 1605 से 1606 एंड पब्लिश्ड इन 1607। ये परफॉर्म कब होती है 1605 और 1606 में, और पब्लिश कब होती है तो 1607 में। आइए देखें आगे। हैमलेट इन फुल, हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क इज अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट। कितने एक्ट में है 5 एक्ट में। बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन अबाउट 1599 1601 एंड पब्लिश इन अ क्वार्टो एडिशन 1603। ये कब आती है पहली बार तो पब्लिश होती है 1603 में क्वार्टो एडिशन में, और परफॉर्म कब होती है तो पहली बार ये 1599 1601 में। द डचेस ऑफ माल्फी is a 5-act tragedy by English dramatist John Webster, performed in 16
1613 एंड पब्लिश्ड इन 1623। और शेक्सपियर का फर्स्ट पोलियो भी 1623 में ही आता है। गोरबटक इज अ प्ले बाय नॉर्टन एंड थॉमस सैकवेल that takes as its subject Gorboduc, a mythical king of ancient Britain, first performed in 1561. It is the earliest English tragedy play in blank verse। तो ये अर्लीस्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी मानी जाती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following work is not written by जॉन मिल्टन। तो इनमें से जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है। ऑफ एजुकेशन लिखा है, एरोपेजिट का जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखा गया है। ऑन शेक्सपियर भी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ये जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। देखो, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड इज कंपोज्ड बाय मैथ्यू फ्रायर इन 1718। तो किसके द्वारा लिखा गया है, मैथ्यू फ्रायर के द्वारा। कब, 1718 में। जॉन मिल्टन बॉर्न इन 9 दिसंबर 1608 को। कब इनका जन्म होता है, 9 दिसंबर 1608 को, लंदन। कहाँ पर, लंदन में। डाइड 8 नवंबर 1674 की इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, लंदन में। वाज एन इंग्लिश पोइट, पम्पलेटियर एंड हिस्टोरियन, कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोइट आफ्टर विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण राइटर माने जाते हैं। मिल्टन वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज पैराडाइज लॉस्ट, रिगार्डेड एज द बेस्ट इपिक इन इंग्लिश। ये क्या मानी जाती है, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है इंग्लिश में। किसके रूप में, इपिक के रूप में। ठीक है, नोटेबल वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन, इनके प्रमुख वर्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कामस, पैराडाइज रिगेन, एरोपेजिटिका, ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एंड लिसिडास, एल पेंसिरोसो, इसीसाट, एल एलेग्रो भी है। ठीक है, ऑन शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैसेक्रे ऑफ पेडमेंट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये इनका पहला वर्क माना जाता है। ठीक है, ये कब आता है, तो ये मात्र जब ये 21 साल की उम्र रहती है तब ये वर्क इनका आता है। तो कब आता है, 1629 में। ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया। तो आप लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया करिए तो यहाँ पर शुरू से लेकर आखिरी तक क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करें, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड हो चुका है एग्जामिनर उसमें नाट लगा देता है और स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन नहीं देखता है, जिससे कि वो क्वेश्चन गलत करके चला आता है। तो इसलिए आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व किया करें तो पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक बार जरूर पढ़ लिया करें, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा गया है, ऑन द लेट मैसेक्रे ऑफ पेडमेंट ये भी लिखा गया है, और ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये भी लिखा गया है। द पैशनेट पिलग्रिम्स ये इनके द्वारा नहीं लिखे दे गए हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन बनियन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर देख चुके हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true about Milton's sonnet on his blindness। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके लिए, मिल्टन के सोनेट के लिए। तो ये कौन सा है, ऑप्शन सी, मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट्स। तो ये इनके द्वारा टाइटल नहीं दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये बाद में
एक एंथोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है, थॉमस न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? थॉमस न्यूटन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1761 के लगभग दिया गया था, ठीक है। ये देखते हैं, चलो। जब ये मिल्टन का सोनेट आया था तो किसके नाम से? सोनेट नंबर 19 के नाम से आया था, ठीक है। कौन सा नाम? सोनेट नंबर 19 के नाम से आया था, ठीक है। सोनेट नंबर 19 के नाम से आया था। देखो, when I considered how my light is spent is one of the best known sonnet of John Milton. The sonnet was published in Milton's 1673 poem in his autograph notebook Trinity manuscript, ठीक है। It is popular given to title on his blindness, but there is no evidence that Milton used the title. It was assigned by Thomas Newton. तो किसके द्वारा दिया गया था नाम? ये थॉमस न्यूटन के द्वारा दिया गया था। कब? 1761 में। एडिटेड ऑफ मिल्टन्स पोएट्री। कहाँ पर? एडिटेड ऑफ मिल्टन्स पोएट्री, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Which of the following statement is incorrect with reference to John Milton? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्या है? इनकरेक्ट मतलब कि ट्रू नहीं है। देखो, इन 1671 मिल्टन issued his last volume of the poetry which contained Paradise Regained and Samson Agonist। ये तो सही है। Paradise Regained is briefer and poorer than Paradise Lost। तो ये भी सही है। ये भी एक उससे पैराडाइज लॉस्ट से छोटी बुक मानी जाती है, ये भी सही है। Samson Agonist in form has no unity of time, place and action। तो इसमें तीनों चीज पाई जाती हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, तीनों चीज पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। लिसिडस हैज द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्स। किसमें है ये? स्पेंसरियन वर्स में लिखा गया, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट है। इसमें तीनों चीज पाई जाती हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इसी के एक्सप्लेनेशन में। देखो, सैमसन एगोनिस्ट was a tragedy by John Milton published in the same volume of the Paradise Regained 1671। It is considered a greatest English drama based on the Greek model Samson Agonistes in form has unity, time, place and action, ठीक है। तो ये तीनों चीज पाई जाती हैं। Lycidas is a poem by John Milton written in 1637 for inclusion in volume of the Elegies published in 1638। ये लिखी जाती है 1637 में, लेकिन पब्लिश कब होती है? तो 1638 में पब्लिश होती है। ये क्या हो जाती है कि एलिजी है, जो किसको डेडिकेटेड थे? किंग एडवर्ड को डेडिकेटेड है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? इनमें से कौन सी पोएम जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखी जाती है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी जाती है, एल एलेग्रो लिखी जाती है, एल पेंसरोजो भी लिखी जाती है, ट्रू लव ये इनके द्वारा नहीं लिखी जाती है। तो ये किसके द्वारा लिखी जाती है? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा जाता है, ठीक है। ये सोनेट है। आइए हम लोग देखते हैं। द पोएम ट्रू लव इज विलियम शेक्सपियर सोनेट नंबर 116 मतलब 116 पब्लिश इन 1609, ठीक है। द पोएट begins by standing he
should not stand in the way of the marriage of true minds, and that love cannot be true if it change for any reason. ठीक है. On his blindness is a Petrarchan sonnet. ये क्या है? ये Petrarchan sonnet है. A lyric poem with 14 lines by John Milton, published in 1673. तो ये कब आता है? 1673 में. El Allegro is a pastoral poem. ठीक है. और El Penseroso भी एक कंपेनियन पोइम मानी जाती है. पास्टोरल पोइम बाय जॉन मिल्टन, पब्लिश इन 1645. कब आती है? तो 1645 में पब्लिश होती है. आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम. तो ये लाइन कहाँ पर आती है? तो ये जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये लाइन आती है. तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा. आइए देखते हैं इसके विषय में थोड़ा सा. देखो, द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज फ्रॉम व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट. इसी का दूसरा नाम क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस. तो इसको भी आप लोग, इस टाइटल को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल क्या है. तो है व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट. तो ये पहली लाइन भी है जॉन मिल्टन के सोनेट की. वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट जॉन मिल्टन, द लास्ट लाइन ऑफ दिस सोनेट. ठीक है. ये सॉरी वहाँ पर मैंने हाँ ये इसके लिए बताया है. दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. तो ये जॉन मिल्टन के सोनेट की ये अंतिम लाइन है. और ये लाइन है, ये पहली लाइन है. इज यूज इन द मोटोस इन नंबर ऑफ द कॉन्सेस्ट. ठीक है. द सोनेट वॉज पब्लिश्ड इन मिल्टन्स 1673 poems in his autographs notebook known as the ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट. ठीक है. वो किसके नाम से जानी जाती है? ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर ये सोनेट आता है. कब आता है? 1673 में. ऑड ऑन ग्रेसियन अर्न इज अ पोएम रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स. किसके द्वारा लिखा जाता है? तो ऑड ऑन ग्रेसियन अर्न तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा जाता है. कब आता है? तो 1819 में. एंड पब्लिश anonymously in Annals of the Fine Arts for 1819. ठीक है. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट while the still moon went out with सैंडल्स ग्रेव. तो ये किस में आती है? तो ये लिसिडास की लाइन है. लिसिडास कब आती है? तो 1637 में ये लिखी जाती है. और पब्लिश कब होती है? तो 1638 में ये पब्लिश होती है. ठीक है. ये क्या है? ये पेस्टोरल एलजी के नाम से जानी जाती है, जो किसको डेडिकेटेड है? तो एडवर्ड के लिए. किसको? एडवर्ड. ठीक है. ये इनके कॉलेज फ्रेंड भी रहते हैं. किसके? मिल्टन के. ठीक है. आइए देखते हैं. द लाइन while the still moon went out with सैंडल्स ग्रे. तो ये जब ये एडवर्ड किंग मर जाते हैं, उसके बाद ये लाइन उसी में लिखते हैं. कहाँ पर? लिसिडास में. इज फ्रॉम लिसिडास बाय जॉन मिल्टन इन हिज दिस स्टैंजा द सॉन सॉन्ग ऑफ दिस सॉन्ग while the morning was giving way to the day he was playing some kinds of the handmade pipe while singing his rustic pastoral song. ठीक है. Penseroso is a vision of poetic by John Milton published in 1645. ये कब आती है? 1645 में आती है. ठीक है. क्वार्टो वर्स में. आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्रो विच वर्क
does Milton intended to justify ways God of to men? तो ये कहाँ पर आती है? पैराडाइज लास्ट पर, ठीक है। ये इसका सबटाइटल भी कहते हैं, किसको? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है। ये कभी कभी सबटाइटल भी पूछ लेता है पैराडाइज के विषय में, ठीक है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। देखो, पैराडाइज इज एन एपिक इन ब्लैंक वर्स, किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, ओरिजिनली इशूड इन 10 बुक्स। जब ये लिखी जाती है तो कितने बुक्स में आती है? 10 बुक्स में आती है। लेकिन जब ये 1674 में पब्लिश होती है, कब? 1674 में, सेकेंड एडिशन में, तो कितने बुक में आ जाती है? 12 बुक में, ठीक है। कौन कौन से बुक को बदल दिया जाता है? तो वो 7 और 9 को 2-2 पार्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। ओरिजिनली 10 बुक्स इन 1607, तो पहली बार कब आती है? 1667 में, बट पब्लिश्ड इन 12 बुक्स 1674। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पोएम आर गॉड, लूसीफर। कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं? गॉड, लूसीफर। लूसीफर को क्या किस नाम से जानते हैं? सैटन के नाम से। एडम एंड ईव। थ्रो पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इंटेंडेड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है। ये इसका सबटाइटल भी कहा जाता है। मिल्टन रोट अ कंपेनियन पीस पैराडाइज रिगेन, इसी के उसमें लिखी गई है पैराडाइज रिगेन इन 1671, विच ड्रामेटाइज द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। ये किसके उसमें लिखी गई है? टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, ये भी याद रख लीजिए। पैराडाइज लॉस्ट कितने कैंटो में? तो ये 4 कैंटो में लिखी गई, ठीक है। कितने कैंटोज में? 4 कैंटोज में लिखी गई है। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द करेक्टर डेलिला अपीयर? तो डेलिला मिल्टन के कौन से वर्क में अपीयर होती है? तो ये सम्स एंड एगोनिस्टीज में अपीयर होती है, ठीक है। सम्स एंड एगोनिस्टीज में, ये देखते हैं इसके विषय में। सम्स एंड एगोनिस्टीज was a tragedy by John Milton, published in the same volume as his epic Paradise Regained, ठीक है। 1671। It is considered the greatest English drama based on the Greek model। ये किस में बेस्ड है? तो ग्रीक मॉडल। is known as the closest tragedy, इसको और किसके नाम से जाना जाता है? तो क्लोजेस्ट ड्रामा के नाम से भी इसको जानते हैं। The work deals with the final phase of the Samson life. Delilah in the Old Testament was the central figure of the Samson's last love story. She was Philistine who bribes to entrap Samson, ठीक है। कॉमस अ मास्क बाय, कॉमस क्या है? तो ये एक मास्क, ठीक है। ये क्या है? मास्क है। बाय जॉन मिल्टन प्रेजेंटेड अ सितंबर 29, 1634। कब आता है? 29 सितंबर 1634 को, बिफोर जॉन एक्टन ऑल ऑफ ब्रिज वाटर एंड पब्लिश अनोनिमसली इन 1637, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेता है किसके सामने ये प्रस्तुत किया गया था। तो किसके सामने प्रस्तुत किया गया था? तो ऑल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने ये वर्क पब्लिश किया गया था, जो क्या है? कि कॉमस है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कहाँ है? तो ये लिसिडास में है, ठीक है। कहाँ पर है? लिसिडास में। आइए देखते हैं। जॉन मिल्टन एन इंग्लिश पोइट बिकेम ब्लाइंड बाय द एज ऑफ 44। कब ये ब्लाइंड हो जाते हैं टोटली? तो 44 की एज में ब्लाइंड हो जाते हैं। इन 1652 हिज एबिलिटी टू राइट वाज थ्रेटेंड एंड एज अ रिजल्ट हिज रिलेशनशिप विद गॉड बिकेम कॉम्प्लिकेटेड। ब्लाइंड थेमियसिस एंड ब्लाइंड मेओन्डेज एंड टेरेसियस एंड फाइनेसियस were old prophets, and John Milton compared himself with them in his epic Paradise Lost. He writes,
so were I equal with them in renowned blind Thamarisis and blind of the Myomites and Tiresias and Phoenicians prophets ओल्ड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज ऑफन कॉल्ड द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। तो किसको पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर के नाम से जाना जाता है? तो जॉन मिल्टन को जानते हैं। ठीक है, स्पेंसर कब के राइटर हैं? तो एलिजाबेथन राइटर होते हैं। इन्हीं के द्वारा फेरी क्वीन भी लिखी जाती है। द रिनेसा एंड द रिफॉर्मेशन हैड दियर इम्पैक्ट ऑन इंग्लैंड इन द 16th century. Most of the Elizabethans come under the influence of the Renaissance, but did not admit to influence of the Reformation on their literary works. Spencer tried to reconcile the two enthusiasms. John Milton's work reflect the influence of the both Reformation and Renaissance. ठीक है, so Dryden called him द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो इसको किसने बोला है? तो ये भी पूछ सकता है, जॉन मिल्टन को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसने बोला है? तो जॉन ड्राइडन ने बोला है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना, अभी थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन और बताया, थोड़ा देख लेते हैं। एडमंड स्पेंसर वाज एन इंग्लिश पोइट बेस्ट नोन फॉर द फेरी क्वीन। ठीक है, तो किसके लिए जाने जाते हैं? तो फेरी क्वीन के विषय में जाने जाते हैं। एंड फैंटेस्टिकल एलेगोरी सेलिब्रेटिंग द टूडर डेनेस्टी। कौन से? ट्यूडर डेनेस्टी एंड एलिजाबेथन फर्स्ट। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लास्ट ओबेब रिफर टू, क्या है? तो ये एम्प्टी हॉरेट। ठीक है, क्या है? ये एम्प्टी हॉरेट है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एम्प्टी हॉरेट क्या है। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक इन द ब्लैंक वर्स। किस में लिखे गए? ब्लैंक वर्स बाय जॉन मिल्टन, पब्लिश इन 1667। द पोएम वाज कंसर्न द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ द एडम एंड ईव। तो किसको दिखाया गया? एडम एंड ईव के टेम्पटेशन को दिखाया गया। बाय द फॉलन एंजल सैटन। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेब और सियान। ओरेब को और किसे नाम जाते हैं? सिनाई के नाम से भी जानते हैं। रिफर द माउंटेन होरेब्स। किसके नाम जानते हैं? माउंटेन होरेब के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। जॉन मिल्टन वाज एन इंग्लिश पोइट, polemicist, the man of the letters and a civil servant for the government of England under the council of the state। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।